मैं अब आदमी को नहीं बुला रहा हूँ, मैं अब उसके कंकाल को बुला रहा हूँ आपके बीच में। भाई मधुप श्रीवास्तव जी, जो नरकंकाल के नाम से जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, आपके बीच बहुत आपको हंसाएंगे। भाई नरकंकाल जी अवतरित हो जाएं। आप तालियां बजाएं बहुत जोरदार भाई नरकंकाल के लिए। आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं? आदरणीय महेंद्र दादा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे बार बार नरकंकाल कह के संबोधित किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। नरकंकाल का मतलब यही है, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। दिख रहा हो तो तालियां बजा दो एक बार। और अभी आप ओज की कविताएं सुन रहे थे, और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी हड्डियों को देश के नाम दान कर दूंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। अब इससे ज़्यादा हमारी देशभक्ति क्या हो सकती है? एक बात तालियां बजाइए। कंकाल जी, एक मिनट, मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी, और कंकाल होने के बाद चाहे नर का हो या मादा का हो, उसे कंकाल नरकंकाल ही कहा जाता है। दादा मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए एक बार, लगे कि आप हास्य कविता सुनने के लिए। अच्छा, जब से मैं आया हूं दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूं। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती हैं, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। बार बार मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बहुत हमारे वीरस के कवियों ने कविताएं पढ़ी हैं। मुझे भी देशभक्ति, ऐसा नहीं कि हम हास्य के कवि हैं तो देशभक्ति नहीं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक है, पता नहीं कब हमला कर दे। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, आप हमला झेलने के लिए तैयार रहो। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, मंच ध्यान दे। हमारे व्यंगकार, श्रेष्ठ व्यंगकार दादा मंजुल महंग जी हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे हम बहुत लंबी लंबी कविताएं तो नहीं लिख पाए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। बढ़िया। दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे में नीचे हम दुम लगा देते हैं, और एक दुम नहीं लगाई, दो दुम लगा दी, ताकि दमदार दोहे बन जाएं। सुनिएगा दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये प्रयोग काफ़ी दिनों से मंच पे नहीं हो रहा था, मैंने प्रयोग किया कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, और जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे पैयो बैठी झुनझुना बजई। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे। अब हूरे हैं नहीं तो किसके लिए मरेंगे वो? अच्छा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसके बाद एक ऑपरेशन और चल सकता है कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, और निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र। ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना गर तुम हो तो सीधे ऊपर जई हो। अरे देश के नाम पे तालियां तो होनी चाहिए आप लोग कम से कम। और सुनिएगा कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज दादा, बढ़िया, कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, और दियो सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज। इन्होंने 9 आतंकी अड्डे जो है तबाह कर दिए हैं। तो जो देश की बेटियां हैं, व्योमिका और सोफिया के नाम पे एक बार तालियां हो जाएं। और मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज करता हूं कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी,
अपने सर कुटहे बम की। वाह वाह। ये पाकिस्तान के बाद जो बम है मेड इन चाइना होंगे, फुसफुसाए हैं। और ये तो हमने ऑपरेशन सिंदूर और देश के नाम पे कविताएं पढ़ दी हैं। थोड़ा सा आप लोग तालियों का उत्सव बनाए रहिए। भाई आदरणीय हमारे मफल लाल जी हैं, ये भी थोड़ा उसी कलर का ब्लाउज वो शर्ट पहने हुए हैं, इनके लिए भी तालियां मांगता हूं। और पवन आनंद जी तो हमारे बहुत पुराने मित्रों में से जघन्य मित्र हैं। हालांकि एक पेमेंट में नहीं आ सकते, एक पेमेंट में या तो पवन आएगा या तो आनंद आएगा। मैं कुछ और आपको नया सुनाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो यूट्यूब में आप लोग सुन चुके हैं। अभी शैल भदावरी जी हमारे विषय में बता रहे थे, ये इन्होंने सरस्वती माँ से आते ही जल मांगा। इनके मोहल्ले में नल में जल नहीं आता। इनके लिए 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ कि पानी आने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, हफ्तों से इन्होंने मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बता रहे नरकंकाल को 4 पाई से उठाए जाते। क्यों भाई? नरकंकाल से बहुत संभल के रहा करो, पंगा मत लिया करो। अकेला मैं ही नरकंकाल हूँ देश में, 1 पीस। तालियां बजा दीजिए तो मैं कुछ और पढ़ता हूँ। अभी देश में कुछ और घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारे हरियाणा से आए हुए कवि ने थोड़ा इशारों में बात किया, मैं भी इशारों से बात करना चाहता हूँ। अभी जो कुछ उल्टे सीधे बयान आए, स्वागत भैया। देखिए, सेना के शौर्य से कोई भी ऐसा नहीं जो परिचित ना हो। जब जब भी युद्ध हुआ हो, चाहे पाक से हुआ हो, चाहे चाइना से हुआ, हमारी देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। और पाकिस्तान को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ बिल्कुल भैया कि तुम कश्मीर नहीं ले सकते हो, कश्मीर तुम ले ही नहीं सकते हो। जब इंडिया के लड़के गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे? क्या बात, एक बात तालियां हो जाए। वाली बजाते हो, सदन सोया सोया सा लगता है। ये सदन क्या, ये सब उसमें अच्छा, सिंदूर के नाम पे एक चीज़ आजकल बहुत चल रही, ट्रेंडिंग में चल रही। बीजेपी मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो विपक्षी बहुत हंस रहे हैं। विपक्षियों से कहता हूँ देखो, विरोध करो लेकिन जरा ऐसा ना करो। जैसे जब एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादा, जय हो। सुनिएगा कि मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, ये भी दुमदार दोहा है। मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, और जो असली हकदार है वो है कोसों दूर। सुहागन देश बनावे, विरोधी हंसी उड़ावे। तालियां हो जा रही। किसी राजनीति का चश्मा लगा के मत सुनिएगा। और कुछ नेताओं के उल्टे सीधे बयान है, उनको मैं चलता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से धिक्कारता चलता हूँ कि भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी। एक हमने बहुत पहले कविता तोरी ऐसी तैसी लिखी थी, उसी का पार्ट 2 सुना रहा हूँ, सुनेगा। स्वागत भैया। भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, और आतंकी की बहन बोलता अकल चरावे भैंसी, और वीर व्योमिका की जात बताता एक सेना विद्वेषी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या जबरदस्त ऐसी की तैसी की है। एक नेता ने कहा कि सेना नतमस्तक है, सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, और जिसने हरदम किया शत्रु की रण में ऐसी तैसी। क्या बात है। और चमचागिरी के चक्कर में फेंट रहे हो लस्सी, तोरी ऐसी की तैसी। आहा, जबरदस्त ऐसी की तैसी। एक नेता ने तिरंगे से नाक पोंछा, तब हमको लिखना पड़ा कि भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, और कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, कटा रहे हो नाक स्वयं की शुभ रखा के बाप, और राम करे अब बहे नाक तो गंदा नाला जैसी, तोरी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी, वाह। और सीज फायर अगर न होता तब तक पाकिस्तान निपट जाता। और जिसने सीज फायर करवाया आप लोग जानते, बिना नाम लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी। मेरा इशारा समझिएगा कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी।
और दादागिरी बहुत दिखाता, कैसा बना हितैषी, सीज फायर ना करवाता तो पाक की ऐसी तैसी, तोरी ऐसी तैसी। तालियां कमजोर है, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइए। हम 1.5 हड्डी के आदमी वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं, आप लोग हमको उत्साह नहीं दोगे तो सीधे हम कोमा में चले जाएंगे। अगर तालियां बजाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में बने। दादा ये डर रहे हैं कहीं ज्यादा उत्साह दे दिया तो आप न चले जाएं कोमा में कहीं। कोई बात नहीं। और एक जासूस पकड़ी गई हमारे देश की, एक अरे बहुत पकड़े गए, लेकिन जो ज़्यादा चर्चित है, नाम हम नहीं लेंगे लेकिन समझ जाओ, इशारे से बात करता हूँ कि ले डूबी अय्यासी तुझको किया पाक से प्यार, ले डूबी अय्यासी तुझको किया पाक से प्यार, ले पैसे के लालच में फंसकर बन बैठी गद्दार, जी तुझे लंकनी कहूँ कहूँ या गद्दारों की मौसी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है। और अंतिम मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ कि जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर, जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर, देशद्रोह के लिए मधुप अब नहीं नर्क में ठौर, कटर कटर तू बहुत बोलती जीप चले जो कैंची, तोरी ऐसी के तैसी। वाह वाह वाह। चलिए थोड़ा मैं गेयर चेंज करता हूँ, आप लोग जो है थोड़ा सा और हंसने के मूड में हैं, तो चूँकि मैं हास्य कवि हूँ दादा, और अच्छा हाँ मैं हास्य कवि हूँ, ये मालूम नहीं था। जितने भी यहाँ हास्य कवि आए हमने जो भी कुछ सीखा है, शैल भदावरी जी से सीखा है, महेंद्र अजनवी जी से सीखा है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो, बिल्कुल इन दोनों की मानी जाएगी। इन्हीं लोगों की मान लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। हाँ अब थोड़ा सा नए तेवर में आता हूँ। हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अभी प्यार के नाम पे, मैं बहुत पहले कहता हूँ मैं नरकंकाल हूँ, लेकिन प्यार मोहब्बत हमारे बस की बात नहीं है। प्यार मोहब्बत ये वो धरती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत। अभी वो भिखारी की बात बता रहे थे, हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला। अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देख के कहा, आए हुस्न की मलिका 10 रुपये दे दे। हमने कहा दे दो, ये वाकई अंधा है। क्या बात है। हमने कहा दे दो 10 रुपये, वाकई अंधा है। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। शैल भदावरी जी इनका पूरा ख़ानदान है ऐसा। इनके जब मैं घर गया था तो देखा कि एक लड़का जो है गेंद से पड़ोसियों के कांच के शीशे तोड़ रहा था। हमने कहा शैल भदावरी जी इसको रोको, ये कौन है तुम्हारा? बोले ये तो हमारा भतीजा है। हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ? कहीं मेरा लड़का वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा। तो जिसका पूरा खानदान है ऐसे हो। थोड़ा सा तालियां बजाइए, लगे कि आप लोग नरकंकाल को सुन रहे हैं। प्यार के नाम पे कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आजकल हमारे देश में क्या है, प्यार की भगदड़ मची हुई है। पहले प्यार अंधा होता था, लेकिन आजकल प्यार अंधाधुंध हो रहा। कहीं सास दामाद के साथ भग रही, कहीं बुआ भतीजे के साथ भग रही, कहीं स्टूडेंट टीचर के साथ भग रही। मैं तो ये स्थिति देश में भगदड़ मची हुई। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने कुछ पंक्तियां लिखा। एक सब्जेक्ट छोड़ गए आप दादा, लड़की लड़की के साथ भी भग रही है। हाँ। अरे पुरुष पुरुष के साथ भग जाए क्या दिक्कत? तो दोनों को जोड़ दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, तभी ज्यादा महिला हो रहा है। महिला से शादी कर सकती। अच्छा हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, अगर पुरुष पुरुष से शादी कर ले, मान ली एक मर जाए, तो क्या दूसरे को विधवा पेंशन मिलेगी? तालियां बजाइए। ये सब हाँ, ये मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। कुछ पंक्तियां सुनिएगा। हाँ यही मतलब। स्वागत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। जब सात दामाद के साथ भगी तब हमने पवित्र पंक्तियां लिखी। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है, और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़ के निकल गई, लहरा बीमार है। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमे स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, और न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती, न जड़ी बूटी न अनुलोम विलोम न कपाल भाती,
रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, वाह, वाह। ये कैसा प्यार है। और अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। आहा, अब तो धाकड़ मोहब्बत रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया। अभी एक कवि जो है नारियों को ही निशाना बना रहे थे। हमने कहा देखिए मात्र शक्तियाँ, इनको नमन किया करो। नमन का मतलब जब आप बैंक जाते हो विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, तुम्हारी औकात है तो लिखो 2000 रुपये पित्र, देखे तुम्हारा विड्रॉल पास हो जाए। मैं तो जब चलता हूँ किसी कार्यक्रम में जाता था तो माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। आज माँ नहीं है लेकिन वो परंपरा चल रही। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता हूँ। हाँ ये न करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा है। हाँ सुनिएगा कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सुनिएगा अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप। कितने पति भी मारे जा रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों की बात करो। जहाँ महिलाओं के मर्डर होते थे वहीं पति भी मारे जा रहे हैं। कि सुनिएगा कि पति बचाओ अभियान अब तो चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। अच्छा मैं बताऊं, एक दिन हमारी पत्नी आई, गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध क्यों दे रही हो। बोली पी लो, आज नाग पंचमी। तो हमने कहा ये बताओ मैं नाग कहाँ से नज़र आ रहा हूँ, मैं तो केचुआ हूँ। और नाग पंचमी न मनाओ, हमको देख के केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सुनिएगा नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, ज़िंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। मेरी पत्नी के साथ जब मैं जाता हूँ तो गधे जैसे प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, ज़िंदगी एक सफ़र गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां बजाओ। और एक अंतिम कविता और पढ़ना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्वागत स्वागत। हाँ समय हमको दादा महेंद्र अजनबी तक पहुँचना है और इनको दिल्ली पहुँचना है। बिल्कुल, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी को पहुँचना है। और जो पहुँचे हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए, आधे ज़्यादातर तो यहाँ पे सब भूतपूर्व युवा बैठे हैं। मतलब बुजुर्ग कह मैं नहीं कह सकता हूँ, और मैं भी जर्जर युवा हूँ। अगर लग रहा तो एक बार तालियां बजाओ, युवा हूँ। अच्छा ये बुजुर्गों के लिए कुछ शेर मुझे याद आ गए। प्यार मोहब्बत पे बहुत शेर लिखे गए। अभी वो सुना रहे थे कि इसके का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मज़ा नहीं देता, तब पिलपिला नहीं होता। इसी खानदान के 2-4 शेर हम और सुना रहे हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती। बुजुर्ग सुने, कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये बात और है किसी की मेहरबानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता, ये बात और है किसी को इन पे शक नहीं होता। और सुनेगा भी कुछ देश के नेताओं ने, चाहे एमपी के रहे हो, उत्तर प्रदेश के रहे हो, 80-90 साल के उम्र में शादी कर लिया, तब हम ये शेर हमें याद आ गया कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का जुनून नहीं होता। शादियां तो होती हैं मगर हनीमून नहीं होता। क्या बात है दादा, वाह। हाँ तालियां वही बजा रहे हैं। शादियां तो, ये तो शेर नहीं है तो लकड़ बग्घे थे हम जो सुना रहे हैं। हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं तो कहाँ पढ़ें। हाँ थोड़ा सा तालियां बजाओ तो मैं और सुनाऊँ। देखिए शेर दो है हमारे देश में, क्या है
प्यार बहुत चल रहा। प्यार तो फिल्म वालों ने बहुत लिखा। फिल्म वालों ने प्यार पे इतने गीत लिखे, हम कहा गीत भी लिखने कोई ज़रूरत नहीं। एक गाना आया था, फिल्म का नाम नहीं पता, चलते चलते रुक जाता हूँ क्या यही प्यार है। एक लड़का गा रहा था मथुरा में। हम कहा बेटा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर पड़ते तो प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। एक गाना आया साजन मेरा उस पार है। हम कहा बताएं क्यों उस पार है। उस पर मफल लाल जी का 20,000 उधार है, इसलिए उस पार है। एक गाना और आया तुझको तेरी गंध से पहचान लेता हूँ। हम कहा आदमी हो कि कुत्ता हो। एक गाना और आया आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। हम कहा आदमी हो आदमी से प्यार करते, लेडीज मर गई कहा। एक गाना और आया बहुत पुरानी फिल्म का, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। हम कहा तुम्हारी सुहाग रात तुम नहीं घूंघट उठाओगे तो कहा नरकंकाल उठाएगा। कोई मतलब ऐसे गाने का। तब हमने 4 पंक्तियाँ प्यार के नाम पे लिखी, आप लोग सुने और बर्दाश्त करें। हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए, सुनिएगा, हम प्यार इसलिए नहीं कर पाए कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल की प्रेमिका ऐसे होगी कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। मोहब्बत में अब अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए कोलगेट हो गए। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं इन सब कवियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि डूबकर कुछ सुनो, सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बड़ी दूर के, बोलियाँ बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। मैं बुलाना चाहता हूँ दिल्ली से आए हुए हमारे बहुत अच्छे और बेहतरीन कवि, हास्य के बहुत श्रेष्ठ कवि भाई सैल भदावरी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आपके गमगीन चेहरों पर हंसी बिखेरने की कोशिश करें। भाई सैल भदावरी, आप जोरदार तालियां बजाएं भाई सैल भदावरी जी। आपके लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और धन्यवाद इस बात का कि अभी सरस्वती वंदना इन्होंने हमसे करवाई, अजनबी जी ने। अच्छा क्या है कि हम भी वंदना मौके के हिसाब से करते हैं। अब चूँकि मथुरा में आए हुए हैं, धर्म की नगरी है, तो ऐसे स्थान पर सरस्वती वंदना उसी तरह की होनी चाहिए थी जिस तरह की हमने की है। नहीं वरना एक बार क्या हुआ था कि हम दिल्ली में एक जगह है संगम विहार, वहाँ पानी नहीं है, तो पानी नहीं, वहाँ के हिसाब से हमने वहाँ पे 4 लाइनों में सरस्वती वंदना निपटा दी। हमने कहा वरदे वीणा वाधिनी वरदे, और 4 दिनों से नल गायब हैं 1 बाल्टी भर दे। हम तो भाई जैसी स्थिति होती है वैसे उसी के हिसाब से अपना काम चलाते हैं। अब हमारे बीच में नरकंकाल बैठे हुए हैं। अब नरकंकाल तो आपको पता है कहाँ मिलते हैं, ज़मीन के नीचे मिलते हैं, कहीं खुदाई में मिलते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल सजीव हैं। लेकिन इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले हैं। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, और चींटी खींच ले जाती है इनको 4पाई से। हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4पाई से। और कोई कहता है इनको ईरानी, कोई कहता है तू रानी, लेकिन मगर ये सच है कि ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। नरकंकाल तो ऐसे ही खुदाई उदाई में से ही निकलते हैं। देखिए हमारे बीच में मंजुल मयंक जी आ चुके हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और देखिए ये प्रेम की नगरी है, प्रेम के सबूत हमें यहाँ पर
उम्रदराज लोगों में भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है कि दुनिया में आपकी बारी में अभी है खाली। ये सैल भैया के जब भी हाँ। काव्य पाठ करते हैं ऐसा होता है, ये जो है व्यवस्थाएं अभी बनती हैं, एडवर्टाइजिंग ब्रेक चल रहा है। चल रहा है। हाँ। जब भी कोई तो- बड़ी फिल्म दिखाई जाती है तो बीच में एडवर्टाइज जरूर हाँ, होती है और वो एडवर्टाइजिंग- सैल भैया के बीच में आती रहती है। तो एडवर्टाइजिंग ब्रेक खत्म हो गया है। जी तो भैया। एक बार तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा था कि मैं यहाँ प्रेम की नगरी में आया हुआ हूँ और ये प्रेम की नगरी में बहुत सारे सबूत दिखाई दे रहे हैं मेरे को। क्या है कि दो ही नारियाँ किसी भी व्यक्ति को प्यार करती हैं। एक तो होती है माँ, जब वो प्यार करती है, प्यार से सिर पे हाथ फिराती है तो बाल बड़े होने लगते हैं, और जब दूसरी नारी आती है और वो प्यार से हाथ फिराती है तो बाल झड़ने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों का लग रहा है हमें। और कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, और आम तब तक मीठा नहीं होता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये पिलपिले आम हैं, तो इन पिलपिले आमों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और हमारे सामने महिला शक्ति बैठी हुई है। महिला शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति होती है, और ये शब्द शक्ति भी होते हैं। ये केवल वो वाली शक्ति नहीं, लक्ष्मीबाई वाली के तलवार उठा करके ही अपनी शक्ति दिखाती हैं। इनके पास शब्द शक्ति बहुत तगड़ी होती है। शब्दों से ये हाजिर जवाब होती हैं। कैसे हाजिर जवाब होती हैं मैं बताता हूँ। हमारे घर में भी एक है हाजिर जवाब। अभी अभी फ़ोन आया, पहुँच गए ठिकाने पे? हमने कहा हाँ पहुँच गए। बोला हमको वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब बताओ, हम इन्हें यहाँ कविता सुनाएं आपको कि उन्हें वीडियो कॉल करके शक्ल दिखाएं कि हम पहुँच गए ठिकाने पे कि नहीं पहुँच गए? तो ऐसी महिला कितनी हाजिर जवाब हो सकती है देखिएगा। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। हमारे यहाँ खाना बनाने का, खिलाने का एक विधान होता था कि क्या कब खिलाया जाएगा, कहाँ खिलाया जाएगा, लेकिन आजकल क्या है, कोई विधान नहीं रहा। तब सोचता हूँ कि विधान कहीं न कहीं तो बताया जाए। तो पत्नी को ही बता दिया कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसी के विधान को बताते हैं। और पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिरी की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं, रोटी नहीं खाते। सही और बात। कुत्ते टाइप के लोग भी नहीं खाते। पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिलाते हैं। इतनी हाजिर जवाब। और हाजिर जवाबी का एक और नमूना देखिएगा कि लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक। घर वाली कहीं से भी आती है तो थक के ही आती है। घर वाला बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहे तो भी घर पे आते ही काम बता दिया जाता है, जरा छत पे चले जाओ तो पौधे के फूल झड़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालाओ। सुबह से लगा हुआ था वहाँ पे दुकान पे अपने काम पर पानी लगाने में, उन्होंने कहा छत पे चले जाओ पौधों में पानी लगाओ। बहरहाल उसमें कोई थकान नहीं होती। तो लौट के बाजार से जो आई घर वाली थक, लटकत अंगिया में पटकत पाँव जी, और हाँ फनी में हाव हाव बोल रही फाँव फाँव, लैया पैया पड़े पाँव घुसी हाव फाँव जी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो? बाजार से आई तो कुछ तो लाई होंगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय लाई क्या बाजार से हो, झटापट दे दो मुझे फटाफट खाऊं जी। तो बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए, बोली प्रिय हाथ लिए कान के करीब आए, चप्पलें हूँ लेके आई बोलिए खिलाऊं जी। इतनी हाजिर जवाब। ओ बदलाल जी, कविता की हत्या हो रही? हाँ, तो इतनी हाजिर जवाब। अब देखिएगा, मोदी जी जब से आए सत्ता में
तब से वो कभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, पता नहीं कितनी इंडिया उन्होंने ले आए हैं। और लोग पूछते तुम कह रहे थे 1.5 करोड़ रोजगार नौकरियां देंगे, नौकरियां तो देते ही नहीं तुम। बोले कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार अपनाओ और पैसे वाले हो जाओ। अब मैं सोचता हूँ, मैं तो भैया नौकरी करने वाला आदमी, टीचर आदमी, तो सोचता हूँ यार स्वरोजगार कुछ कर लूँ। तो मैंने स्वरोजगार के लिए अपने सलाहकार से सलाह मांगी और देखिए हाजिर जवाबी का एक और नमूना कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, और पूंजी भी लगे ना ज़्यादा, प्रॉफिट हो ठीक ठाक, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न। पत्नी को पता होता तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए, और सबसे है सस्ता काम हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठे झुंझुना बजाइए। झुंझुना पकड़ा दिया हाजिर जवाबी में। अब क्या होता है ना, लोग बाग बहुत सारे सोचते हैं कि भाई इनकी पत्नी हाजिर जवाब है, ये तो ऐसे लल्लू पंजू होंगे तब इतनी हाजिर जवाब। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हाजिर जवाब हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न हर जगह की पत्नियाँ करती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुरान, जापान, कहीं की भी हो, पूछती हैं कैसी लग रही हूँ। मौका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी न कभी तो पूछ ही लेती हैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम। वाह वाह। ममता बनर्जी के चेहरे पे स्वभाव नहीं देखा होगा आपने कभी, कि अपने में खोई खोई बिन रोए रोई रोई, ममता का उजड़ा स्वभाव लगती हो तुम, और बिन धारा वाला तेल रोज रोज नया खेल, केजरी का बिगड़ा हिसाब लगती हो तुम। तो कभी से तो कभी मात, कभी हाथी कभी हाथ, मोदी जी पे वोट का दबाव लगती हो तुम, और रस बीच फैना जैसी और शिवसेना जैसे, मुझको तो हड्डी में कबाब लगती हो तुम। आओ बड़ी भोली है, कहती है नहीं नहीं सही सही बताओ कैसी लग रही हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है प्रयास करता हूँ। मैंने दूसरा प्रयास किया, मैंने कहा तेरे लिए लगा हुआ रात दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती। नोटबंदी में जिस जिसका कैस फंस गया होगा बेचारों को, उन्हीं को पता हुआ होगा क्या हाल था। सेल के बाद सीटियां बजती हैं। हाँ सीटियां बज रही हैं, ये तो जो है वर्षों से बज रही हैं। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। योगी जी ने गाय टैक्स लगा दिया पूरे यूपी में। तो तेरे लिए लगा हुआ रातों दिन लाइन में, नोटबंदी बीच फंसे कैस जैसी लगती, और गाय सी समझ कर लाया था तुझे, मगर योगी के लगाए हुए सैस जैसी लगती। तो घबराया घबराया मन का है कश्मीर, घबराया घबराया मन का है कश्मीर, अलकायदा लश्कर जैस जैसी लगती, और चाट चाट चौपट किया है तूने सारा घर, खेत में घुसी हुई तू। बाकी की तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो जोरदार तालियां बजाओ, और नहीं समझ में आया तो भी बजाओ, नहीं तो पड़ोसी को पता चल जाएगा आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो पत्नी इतनी हाजिर जवाब है। अच्छा, एक सज्जन पूछ रहे थे ये बताओ तुम टीचर हो, कवि हो, नारी अबला होती है या सबला होती है? एक कवि तो कहते हैं कि नारी सबला है, एक कहते हैं कि नहीं वो तो अबला है। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये अलग अलग फेज में अलग अलग प्रकार की बला है। बोले कैसे? तो मैंने जो है देखो प्रयास किया कि कैसे। तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला। ये प्रारंभिक फेज चल रहा है,
पूर्ण समर्पण का फेज होता है। प्राणनाथ की जो भी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि तबला के अबला तू मैं तो कभी बोलती ना, मर्जी है प्राणनाथ तेरी चाहे जबला, और जबला के देगा खर्च रख लूँगी चुपचाप, मैं तो ठहरी सीधी सादी एक नार अबला। ओ अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला। अबला रही वो दिन चार फिर बोल उठी, जितने हो पैसे पास झटपट सबला, और सबला हुई वो ऐसी कर देती ऐसी तैसी, मर्जी में आए तब पीट देती तबला। भाई तालियां हो जाए, वाह। तो ये अलग अलग प्रकार की फेज की मामला है। तो अच्छा, बहुत से लोग जो है कह रहे सोच रहे होंगे कि तो नारियों के पीछे पड़ के रह गए। ऐसी बात नहीं है। देखिएगा, मैं नारियों के जो है इनको प्रणाम करता हूँ, और इनको कैसे प्रणाम करता हूँ एक छंद दे करके मैं नारी शक्ति का के प्रति जो मेरे भाव हैं मैं वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको फिर एक अलग रचना की ओर ले जाऊँगा जी। हाँ, पुरुषों के पीछे पुरुषों की भी जो हरकतें हैं ना उनको हम लेके आएंगे। हाँ, देखिएगा, नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। ये नारी का यथार्थ है। वो तो सब मजे लेने वाली बातें थी कि नारी बने मात जब झेलती प्रसव सूल, घीली सेज काट रहन करती पालन है। राखी को कलाई बांध बांधती अमिट प्रेम, भरती वीरत्व भाव नारी जो बहन है। तो मातृभूमि रक्षा है तो भेजे पियु रणभूमि, करे काम बलिदान नारी वो दुल्हन है। और ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदाबरी नारी को नमन है। ताई नारी जग वंदनीय त्याग की अमिट खान, करता बदाबरी नारी को नमन है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों की उपस्थिति को। थोड़ा सा पानी देना है। देखिएगा, आज का ज़माना बड़ा हाईटेक ज़माना है, और हाईटेक ज़माने में जहाँ देखिए जहाँ जाइए वहाँ पे आपको हाईटेक लोग मिल जाएंगे, हाईटेक भिखारी भी मिल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारी गली के बाहर एक भिखारी बैठा रहता, और एक दिन उसने कहा भाई साहब रुकना। हमने कुछ पैसे उसको डाले और चल दिए। वो बोला भाई साहब रुकना। हमने कहा हाँ। एक बात बताओ, पहले तुम हमें 10 रुपये देते थे। हमने कहा हाँ। फिर बोले तुमने 5 कर दिए। हमने हाँ। बोले अब ये 2 रुपये डाल के चल दिए, लफड़ा क्या है? मैंने कहा देखो ऐसा है, हम तुम्हें पहले 10 रुपये देते थे तब हमारी शादी नहीं हुई थी। बोले अच्छा। फिर हमने कहा हमारी शादी हो गई, हमने 5 रुपये कर दिए। बोले अच्छा। और हमारे यहाँ आप बेटा हो गया है, हमने तुमको 2 रुपये कर दिए। बोला अच्छा, तो हमारे पैसों से अपने घर का खर्चा चला रहे हो। इतने हाजिर जवाब होते हैं। और आजकल हाईटेक भी हैं। एक भिखारी बैठा हुआ सड़क पे, तो बोला भगवान के नाम पे दे दे बाबा। मैंने कि खुले पैसे नहीं है। बोला तो पेटीएम कर दे। आजकल भीख भी जो है पेटीएम में लेने लगे, बड़े बड़े हाईटेक हैं। तो हाईटेक ज़माने में हाईटेक भिखारी। देखिएगा, भिखारी इस समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति होता है। उससे ज़्यादा और गिरा हुआ काम नहीं हो सकता, लेकिन इस समाज के यथार्थ को वो भी ला सकता है आपके सामने। देखिएगा, एक रचना आपके सामने रखता हूं कि साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट, एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी, और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट, एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी, और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिल मिलाई आंखों को पोंछा। बोला क्या मतलब? साइकिल सवार के निकट बड़ी पौष बड़ी बिकट, एक कार आकर रुकी, खिड़की से बाहर एक मूरत झुकी, और सुरीली सी आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे। तो साइकिल सवार चौंका, तिल मिलाई आंखों को पोंछा। बोला क्या मतलब?
भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूँ 21वीं सदी का। भिखारी बोला मतलब बिल्कुल साफ है, तेरा बुरा भला सब माफ है। अरे मैं भिखारी हूँ 21वीं सदी का, जमाने के हिसाब से ढल गया हूँ। लोग पलते हैं मैं पल गया हूँ भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। लोग पलते हैं मैं पल गया हूँ भीख से, पर याद नहीं है ठीक से मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। यूँ तो इस जमाने में भिखारी बेहिसाब हैं, लाखों हैं शराफत के बुरकों में तो लाखों बेनकाब हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, वैसे नीयत से नेक हूँ। अपने दान दाताओं को दगा नहीं, दुआ देता हूँ फलने और फूलने की, पालनों में झूलने की और लंबी उम्र की। अरे भाई बेबसी के नाम पर दे दे, अच्छा चल ईसा मसीह के नाम पर दे दे। वैसे मैं भिखारी जरूर हूँ, वैसे मैं भिखारी जरूर हूं, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूं। क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पे नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की परिभाषा पे नहीं मांगता, मैं क्षेत्र और भाषा पे नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूं, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूं हनुमान नहीं हूं। वैसे मैं भिखारी जरूर हूं, पर अपने काम में सच्चाई से मगरूर हूं। क्योंकि मैं कागजी काम पर नहीं मांगता, मैं समाज सेवा के नाम पर नहीं मांगता, मैं मस्जिद और राम पर नहीं मांगता, मैं घपलों और घोटालों पर नहीं मांगता, मैं सरहद की जलती दीवारों पर नहीं मांगता, मैं देसी और विदेशी की परिभाषा पर नहीं मांगता, मैं क्षेत्र और भाषा पर नहीं मांगता। अरे तुझे कैसे समझाऊं कि बेईमान नहीं हूं, सीना भी फाड़ कर दिखा देता, पर क्या करूं हनुमान नहीं हूं। धंधे का टाइम है, भगवान के नाम पर दे दे। साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, साइकिल सवार बोला तुम्हें शर्म नहीं आती। भिखारी बोला वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं। भिखारी बोला वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं। वरना मैं भी होता खादी में, वरना मैं भी होता खादी में, बेटे को कार मिलती शादी में। अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। वैसे तो मैं परंपरागत भिखारी हूं, फिर भी अंतरात्मा से शर्माता हूं, इसलिए तो दूसरे दर्जे के भिखारियों में आता हूं। वरना मैं भी होता खादी में, बेटे को कार मिलती शादी में। अरे गरीबों का गुजारा खा जाता, भैंसों का चारा खा जाता, नोटों की गड्डियां पचा जाता, कोयला यूरिया जाने क्या क्या खींच देता, मुर्दों के ताबूत बेच देता, अंत में सारे सबूत बेच देता। फिर या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता, या तो रबड़ी मेरी या मैं रबड़ी का हो जाता। माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता और 5 साल को सो जाता। माया की माया में खो जाता, मैडम की गोदी में सो जाता और पहले दर्जे का भिखारी हो जाता। एक बार मांगता वो 5 साल को सो जाता। कहिए क्या ख्याल है, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है, वाहे गुरु के नाम पर दे दे। अब भिखारी तो भिखारी है, कहीं तो दे। हाँ भिखारी तो भिखारी है, भीख मांगना उसका कर्म है, भीख मांगना उसका धर्म है। अंतिम प्रयास करता है। स्वागत। पिछले 77 सालों में बेबसी के हालों में हर सच्चे इंसान को देखा है। माथे पर मुसीबतों की रेखा है, बापू की पगड़ी जार जार, बीबी का अचला तार तार, माँ की आंखें मंद हैं, बच्चों पर पैबंद हैं। अरे तू भी तो सच का घरौंदा है, तू भी तो सच का घरौंदा है। देख शोषण ने रौंदा है, रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। वाह। रात और दिन पसीना बहाता है, बदले में सिर्फ 2 जून खाता है, कभी पैदल तो कभी साइकिल से जाता है। सुन, मेहनत और सच्चाई की, नेकी और भलाई की, इससे भी ज्यादा बदी होगी। वो ये 21वीं सदी झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। ये 21वीं सदी
झूठों, बेईमानों और भिखारियों की सदी होगी। जात तेरे बच्चे फूलें फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। जात तेरे बच्चे फूले फलें, पहले दर्जे के भिखारी बने। अरे भाई आशीर्वाद के नाम पर दे दे, 21वीं सदी के पैगाम पर दे दे। अच्छा छोड़, 1 रुपया भारत माता के नाम पर दे दे। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नन्ही बिटिया जो यहाँ पर हमारे बीच में आई हुई है, उन्नति भारद्वाज सिकंदरा राव से हमारे बीच में ये ओज की कविताएं लिखती है। रानी लक्ष्मीबाई की परंपरा की बच्ची है। मैं उसको बुला रहा हूँ। जितनी छोटी उम्र में हम लोगों ने मंच पे आना भी नहीं सीखा था, उस उम्र में वो मंच पर है। आप जोरदार तालियों से उसका उत्साह बढ़ाएं। स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। समृद्धशाली मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। ब्रज क्षेत्र की इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। 4 पंक्तियाँ माँ भगवती शारदा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ाकर माँ का वंदन गाता है। वीणा पुस्तक हाथ मात के सरगम नई सुनाता है। बहुत अच्छे। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। वाह बेटा। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छे। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। और 4 पंक्तियां इस पावन ब्रज क्षेत्र को समर्पित करती हूँ। स्वागत। इस ब्रज क्षेत्र के महाराजा को समर्पित करती हूँ। शेष अवतार पहले हो प्रभु आगाज कहते हैं। शेष अवतार पहले हो प्रभु आगाज कहते हैं। जो करे अंत असुरों का उन्हें सरताज कहते हैं। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। तब से बलराम को ब्रज क्षेत्र का महाराज कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शाबाश। बहुत आभार। तब से बलराम को ब्रज क्षेत्र का महाराज कहते हैं। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की आप सभी के मध्य रखती हूँ। स्वागत। बेटी हूँ सशक्त भारत की गीत ओज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की गीत ओज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। बहुत खूब। विश्व गुरु माना भारत को बोलो भारत माँ की जय। विश्व गुरु माना भारत को बोलो भारत माँ की जय। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह बेटा वाह, जियो जियो, जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। और 4 पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। भारत है आजाद हमारा सबको गले लगाओ तुम। भारत है आजाद हमारा सबको गले लगाओ तुम। अब भी जो सोते भाई हैं उनको तुरंत जगाओ तुम। भारत का खाते पीते हैं गाते गीत विरोधी के। आस्तीन
घर से मार भगाओ तुम। क्या बात है। आस्तीन के सांपों को अब घर से मार भगाओ तुम। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। मातृभूमि की रक्षा के हित सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियां हो तो फिर जातिवाद का भेद नहीं। प्राण न्यौछावर हो रण में लड़ इसका हमको खेद नहीं। दुश्मन दल को मार गिराने यत्न यही करना होगा। देश धर्म की खातिर सबको एक बार मरना होगा। जो भी भाई वतन के हित में मरने को तैयार नहीं, भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह बेटा वाह, वाह। बहुत बहुत आभार। भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। और 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम एक कार्यक्रम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के संपन्न कर पा रहे हैं। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ। सीमा पर हथियार बांधकर जो दिन रात जागते हैं, सीमा पर हथियार बांधकर जो दिन रात जागते हैं, उनसे मेरे देश के नेता लिखित हिसाब मांगते हैं। जो दिन रात जागकर अपनी नींद चैन सुख होते हैं, जिनके दम पर भारतवासी नींद चैन की सोते हैं, शौर्य और बलिदान की खातिर बलिवेदी पर चढ़ते हैं। ओढ़ तिरंगा माँ की गोद में जो भी सैनिक सोते हैं, देश में ऐसे वीर सिपाही रोज न पैदा होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब बेटा। देश में ऐसे वीर सिपाही रोज न पैदा होते हैं। और अभी एक षड्यंत्र के तहत पहलगांव में हिंदुओं की हत्या की गई। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ। पाकिस्तानी गुंडों ने कैसा कोहराम मचाया है। मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती बिल्कुल, हूँ, मुझे बिल्कुल। आप सभी का आशीर्वाद मिले। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी गुंडों ने कैसा कोहराम मचाया है। धर्म पूछ जितने हिंदू थे सबको मार गिराया है। कितने ही नव दंपत्ति थे मन में दया नहीं आई। हाथ की मेहंदी छूट न पाई कैसी प्रभु की प्रभुताई। क्या देखा था अभी बदू ने कैसा संकट आया है। गिन गिन हिंदू मार गिराए कैसा मातम छाया है। कितनों ने निज पुत्र गवाए कितनी बहनों ने राखी। कितने कुल के दीपक बुझ गए और कितनों की बैसाखी। भारत माँ के लाल लहू से तन रंग करके दूर गए। पहलगाम की धरती पर मिट बहनों के सिंदूर गए। पहलगाम की वाह बेटा वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे बेटा। वाह वाह वाह। पहलगाम की धरती पर मिट बहनों के सिंदूर गए। और जिन हिंदुओं की हत्या की गई उन्हें 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करती हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। फिर से दुश्मन ने कैसा मजहब का खेल रचाया है। फिर से दुश्मन ने कैसा मजहब का खेल रचाया है। आतंकी आकाओं ने ये कैसा जाल बिछाया है। धर्म पूछकर गोली मारी भारी मातम छाया है। हुए शहीद सभी हिंदू तब पहलगाम थर्राया है। नई नवेली दुल्हन के सिर का सिंदूर मिटाया है। भाई गया बहन को तजकर माँ का लाल न आया है। दुश्मन ने जो घात किया है पुनः अनर्थ नहीं होगा। बलिदान आपके रक्तपात का कण कण व्यर्थ नहीं होगा। भारत भूखे हिंदू वीरों सच्ची बलि तुम्हारी है। आंखों से बहते अश्रु ये श्रद्धांजलि हमारी है। वाह 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 वाह। बहुत खूब। आंखों से बहते अश्रु ये श्रद्धांजलि हमारी है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। जिसने आतंकी हमला कर धर्म पूछकर मारे हैं। जिसने आतंकी हमला कर धर्म पूछकर मारे हैं। दुश्मन को क्या पता लाल सब भारत माँ के प्यारे हैं। आए दिन उत्पात मचाता जुर्म सहेंगे हम कब तक। खूब निभाया भाईचारा सहन हुआ हम पर जब तक। धैर्य की सीमा टूट चुकी है दुश्मन बाज न आया
जरूरी था। बहुत खूब, बहुत खूब। मानवता की वाह बेटा वाह। बहुत बहुत आभार। मानवता की रक्षा को ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ स्वागत। और पाकिस्तान को समझाना चाहती हूँ, उसे एक चेतावनी देना चाहती हूँ। पंक्तियां निवेदन करती हूँ। हमने भाई से मिलकर किंचित विश्वास नहीं तोड़ा। हमने 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 भाई से मिलकर किंचित विश्वास नहीं तोड़ा। जिसने छेड़ा हमको कसदिल उसको जीवित नहीं छोड़ा। आतंकी आकाओं ने सिंदूर की कीमत ना जानी। अब 65 वाला देश नहीं जो कर लेगा तू मनमानी। विश्व पटल पर भिखमंगे की जात समझ में नहीं आती। अब नई सदी का भारत है ये बात समझ में नहीं आती। घर में घुसकर माना है ये बात सभी ने जानी है। भारत के सिंदूर की ताकत दुनिया ने पहचानी है। तू नो मारेगा हम तुझको 90 का प्रमाण देंगे। यदि आंख उठाई दिल्ली पर जिंदा ताबूत गाड़ देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। यदि आंख उठाई दिल्ली पर जिंदा ताबूत गाड़ देंगे। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। तब मैं कहना चाहती हूँ युद्ध विराम की बात मानना जिंदा दिली निशानी है। युद्ध विराम की बात मानना जिंदा दिली निशानी है। रक्तपात करना भी क्या विजय की अमर कहानी है। बार बार तुझको समझाया तेरी समझ ना आता है। पाक समझ ले तेरा मेरा पिता पुत्र का नाता है। तू छेड़े हम छोड़ दे तुझको इस भ्रम में मत रहना। बहुत जुर्म झेले हैं तेरे पर अब मुश्किल है सहना। आतंकवाद की राह छोड़ दे ढोने वाला नहीं होगा। आदत से यदि बाज ना आया रोने वाला नहीं होगा। छाती पर चढ़कर मारेंगे मन का नहीं आरत होगा। कलकत्ता से पेशावर तक भारत ही भारत होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कलकत्ता से पेशावर तक भारत ही भारत होगा। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बिगुल बच चुका है भारत में नवयुग की रणभेरी का। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। बिगुल बच चुका है भारत में नवयुग की रणभेरी का। जागो हिंदू शस्त्र उठा लो समय नहीं अब देरी का। समय कह रहा है हिंदू का जगना बहुत जरूरी है। धर्म सनातन की रक्षा हित लड़ना बहुत जरूरी है। अब भी अवसर चूक गए तो बाद में तुम पछताओगे। भाईचारे के चक्कर में फिर से मुंह की खाओगे। तुम भी अपना धर्म बचाने धर्म युद्ध में लग जाओ। जातिवाद का भेद मिटाकर सत्य सनातन अपनाओ। हिंदू धर्म मिटाने वालों को जवाब देना होगा। जितने जुर्म किए हम पर वह गिन हिसाब लेना होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत हमारे बीच में देश के वो बड़े कवि जिन्होंने माँ भारती के भाल को विदेशों में जा जा करके कितनी बार ऊंचा किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो आज हमारे बीच में हैं और जिनको देख देख करके हमने कविताएं पढ़ना लिखना सीखा और मंचों पे आए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि आज वो मेरे साथ हैं और आप लोगों के लिए भी ये बहुत विशेष दिन है। भाई ललित को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज हमें इतनी बड़ी महफिल का हिस्सा बनाया और आज हम दादा को फिर से अपनी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव सुनेंगे। आदरणीय महेंद्र दादा को आमंत्रित करता हूं, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। ठाकों की महफिल में आपकी यात्रा कराएंगे आदरणीय महेंद्र दादा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल, जय हो।
मंच पे आसीन कवियों से भी निवेदन है कि ताली बजा दे एक बार दादा के लिए जोरदार। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। क्या बात है दादा, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। इतनी भव्य टीम यहाँ पर बैठी हुई है। मेरे भाई मंजुल मयंक जी 20 साल बाद आज मुझे वापस मिले हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उन्हें सुनकर भी, उन्हें देखकर भी। प्रणाम करता हूँ उनको। और मेरे सभी छोटे भाइयों ने बहुत बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। नर कंकाल तक ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। क्या बात है। और इस बिटिया के लिए तो एक बार पुनः तालियां आपकी आनी चाहिए। बहुत खूब। मैं बहुत शुभाशीष देता हूं कि ये आगे बढ़े तो बहुत बहुत जो कविता तिवारी जहां पहुंची है उससे भी आगे की स्थिति में बिल्कुल मैं बिल्कुल। इस बच्ची को आशीर्वाद देता हूं। उन्नति भारद्वाज के लिए पुनः तालियां बजाएं। बहुत सारी वीर रस की कविताएं हो गई, बहुत जोश भरा माहौल है। इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है सभी ने, वरना कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि आ जाता है, इतनी जोर से चीखता है लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। क्या बात है दादा। मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। आहा, मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज़ है, ये बना क्या सकता है ऐसे? लेकिन जोर जोर से बोल रहा था, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ। जय हो दादा। मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। जिंदाबाद। अच्छा, ऐसे ही ताली बज गई जैसा आपने बजाई। कविता में कोई बात नहीं भाई साहब। एक और कवि को सुन रहा था, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। आहा, मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें इसे तेल की जरूरत पड़ गई। मैंने दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा। बोले, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। क्या बात है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना। हाँ, लेकिन उसको पता था कि पटेल जी के नाम पे ताली मिलेगी, इसलिए ज़बरदस्ती तेल लेके आए। जिंदाबाद। तो ऐसे ऐसे कवि सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सभी ने पढ़ा है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अच्छा, ये तो बहुत हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है, हम सेना को सारे के सारे लोग सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। कि उन्होंने उन परिस्थितियों में किस तरह से हमारे मिसाइलों ने उनके हवाई अड्डे तबाह किए। हालांकि सेना से भी ज़्यादा तबाह तो चैनल वालों ने कर दिए। एक 7 तारीख की रात को भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं रात को सो के उठता था, हर आधे घंटे बाद आँख खुलती थी, तब तक कराची पे कब्जा हो चुका था। ये सारे चैनल वाले हमारे वीर रस के कवियों से भी आगे निकल गए। बहुत खूब। अब मैं तो सोच रहा सुबह तक तो पाकिस्तान का ये जो अधिकृत कश्मीर है वो तो भारत में मिल ही जाएगा। मैं तो खुशी खुशी सो गया, सुबह उठ के देखा तो वही की वही खबर है। लेकिन चैनल वालों का अपना काम है, उन्हें अपनी टीआरपी देखनी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक कविता विशेष आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, स्वर्गीय हैं, हो गए, हाँ हाँ, भाई सुरेंद्र दुबे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही एक दिन। बोले यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। बिल्कुल। जय हो दादा। ताली वाली बजा के ऊर्जा पैदा करो सदन में। वाह वाह दादा। हालांकि एक दोस्त, दूसरे दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कह दी। बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। क्या बात है। जिंदाबाद।
जय हो दादा। एक मुझे बहुत पुरानी कविता याद आ रही है। जिन दिनों कारगिल में युद्ध छिड़ा हुआ था, वो जनता में बहुत जोश आ जाता है। युद्ध होता तो जनता में जोश आ जाता है। आप में भी आया होगा, सब में आया होगा, इस उम्र में भी जोश आया होगा। अच्छा, जनता है, जोश में युद्ध लड़ने तो जाएगी नहीं। हाँ, वो जोश कहाँ निकालेगी। मेरे मोहल्ले वालों को भी आया, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। जोश जोश में वीर रस का कवि सम्मेलन घोषित कर दिया अपने मोहल्ले में। अब वीर रस के कवि जितने अच्छे कवि थे वो ये सारे के सारे बिजी मिले नहीं उन्हें। तो पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कह रहे थे, यार तू वीर रस का लग रहा है, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया। मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, स्वागत। एक बहुत सहज सी कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे। स्वागत दादा। वरना पाकिस्तान के लिए तो ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हमारे कवियों ने। एक तो इतनी जोर जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछ लिया, राख लगा के क्यों खींचो? बोले जीभ है, स्लिप कर सकती है। जय हो दादा। तो वीर रस में भी हास्य रस निकल आता है। एक तालियां बजा दें तो मैं शुरू करता हूँ कविता। स्वागत स्वागत। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट। वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ। 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। क्या बात है दादा, जय हो। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं में ये वो इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। जय हो जय हो जय हो दादा। तालियां बजाओ तो आनंद लीजिए कभी। ये डूब जाते हैं। जो 60 जो ये एक ही रस के कवि बैठे, कहीं में इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। आहा। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने में जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं दादा, क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा? बहुत खूब। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। आहा। पूरा मंच बन गया था बंकर। सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था। मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। क्या बात है। जय हो जय हो जय हो। कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, ऐ मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। ओहो। मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार साले 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरेगा ही मरेगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। बहुत खूब। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है,
जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश। ये क्या कलेश है वाह दादा। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। हाय हाय क्या बात है, जिंदाबाद दादा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद मेरी आवाज़ अगर सुन रहा हो तो सुन ले। और पंक्ति आप तक पहुँचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है, तालियां बजाओ तो मन से बजाओ जाए। बोले भाई जब तुम्हारी आवाज़ यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। नहीं हंसने की बात नहीं बहन जी, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था। बहुत खूब, जय हो दादा। नर कंकाल को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा था। अच्छा इतना पतला दुबला कवि, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ने आया तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह दादा, बहुत बारीक था, जिंदाबाद। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। अद्भुत। ये दिखने में कैसा लगता जरा पता लगाओ। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो बंदूक उठा लाओ। अच्छा एक श्रोता वाकई में वो किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ, ये लाइन तो मैं सुना चुका हूँ। खैर अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। और मित्रों फिर आपकी तालियां चाहता हूँ। एक श्रोता बोला, इसे गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, बे तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। वाह 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 वाह, अद्भुत दादा, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। अच्छा वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। बहुत खूब दादा। और आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पहला ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। जैसे टीवी चैनल वालों ने किया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए बोले। अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। फिर वो मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बारीक बात है। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर जा, सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। वही बचा है। अच्छा उन दिनों की स्थिति देखिए। बोला नहीं यार वहाँ तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा। मैंने कहा फिर उसका आगे ईरान है, वहाँ तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा, वहाँ फहरा दे।
वो बोला तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजती हैं। जी 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 जी। उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूँ, पर यार शहर दमिश्क ऐसे नाम पे श्रोता ताली ही नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, अद्भुत। या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत जय श्री राम। बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। एक बार तालियां बजा दे। बड़े दिनों बाद आप जैसे वरिष्ठ जनों के बीच आने का मौका मिला, और पहली बार आपके बीच में आया हूँ मैं। दादा भूत वाली सुना दो। मैं वही कविता सुनाना चाह रहा हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक, अभी तो ये तो अच्छा हुआ कोरोना की, हालांकि बार बार आहट होती है बार बार आने की, लेकिन अब उतनी घातक स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैक्सीन हमारे लग चुकी है। हमारी स्थिति अब वो नहीं है कि हम 4 लोग साथ ना बैठ सकें, वरना क्या स्थिति हो गई थी। हम तो भाई साहब 2 साल तक घर पे बैठे रहे, खाली बैठे थे, भरे बैठे थे। भरे इसलिए बैठे थे क्योंकि खाली बैठे थे। किस तरह से हमने वो लॉकडाउन में दिन गुजारे हैं भाई साहब, आपने भी गुजारे होंगे वो लॉकडाउन के दिन। मैंने 2 पंक्तियां उस पर लिखी थी, कोरोना को लानत देते हुए पंक्तियां लिखी थी कि ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरे 2 साल गुजार दिए थे निक्कर और बनियान में। क्या बात है, वाह, मन दीजिएगा, वाह दादा वाह। क्या क्या नहीं देखना पड़ा भाई साहब, झाड़ू पोछा पता नहीं क्या क्या करना पड़ा घर में। तब जाके हमें ज्ञान हुआ कि झाड़ू लगाते हुए आदमी आगे जाता है, पोछा लगाते हुए आदमी पीछे जाता है। वाह दादा। हाँ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बारीक ज्ञान था। तो मैं वो कविता आपको सुनाना। हाँ, टेक्निकल ज्ञान है। हाँ। अब मैं जो वो कविता सुनाना चाह रहा हूँ, मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य, मेरी बहुत पुरानी कविता है, मैं आपको मन दीजिएगा, बहुत जबरदस्त कविता है, जिस कविता को सुन के मैं कवि बना। जी दादा स्वागत। मैंने ये हास्य रस की डरावनी कविता है। डरावनी इसलिए है क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है, बहुत बारीक है, समझिएगा। मैंने पहले कहा मन दीजिएगा, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होते ही है। वाह वाह दादा। मुझे भूतों के बारे में घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। वाह। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। ओहो नहीं, ओहो नहीं, डरावनी कविता। माहौल बनाना पड़ता थोड़ा सा। माहौल बनाना पड़ता। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे,
आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। आहा, व्यंग आप तक पहुंचे तो ताली उठती। बहुत जबरदस्त व्यंग, वाह वाह दादा वाह। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया। तू तक तूतिया। जिंदाबाद, ताली वाली जबरदस्त बजा दीजिएगा, वाह। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। अद्भुत व्यंग्य, वाह जबरदस्त, वाह दादा वाह। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। अद्भुत, जोरदार तालियां, वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूं। अद्भुत अद्भुत। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। आदमी आ जाएगा। बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। जय जय, क्या बात है, जबरदस्त व्यंग, वाह दादा। ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। वाह, तालियां कमजोर थी, वाह वाह दादा। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहाँ पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। वाह। अबे वहाँ पे सफ़ेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, हाँ, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। कविता की गंभीरता तक जाइए, वाह वाह, क्या बात है दादा। और बात आप तक पहुंचती हो तो फिर आपकी तालियां चाहिए। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। वाह, वहाँ अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोज़ाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहियो। हाँ, अगर यहाँ पर कोई उपस्थित हो तो भाई साहब मैं क्षमा मांग लेता हूँ पहले। नहीं वैसे भी मैं क्या क्षमा मांगूँ, ये बात तो भूत कह रहे हैं। ये है असली बात, जय दादा। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया, मंजुल भाई समर्पित है आपको। ये जो खाकी वर्दी वाले ना, इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। अद्भुत, वाह वाह, जोरदार तालियां, वाह। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे, तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रहियो, और ये पंक्ति आप सभी का आशीर्वाद चाहती है। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों,
वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कमज़ोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, हाँ सुनिएगा। हाँ दादा, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मैं डरा। जिंदाबाद। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज़्यादा डरावना है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। स्वागत। इस विशिष्ट मंच को और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जिस कवि को सबसे पहले कविता पढ़नी थी, आज उसे इन बड़े लोगों के बाद कविता पढ़ रही है। मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी मैं स्थिति कविता है। का विद्यार्थी हूँ। नहीं, स्थिति अच्छी है ही, आपने बता ही दिया। बाकी सब कवि कविता पढ़ रहे थे, एक विज्ञापन अब आया है। बिल्कुल। मैं स्वागत। समय की भी कीमत समझ रहा हूँ आपकी, मैं देख भी रहा हूँ कुर्सियाँ खाली हो रही। आज बहुत अच्छा बिटियान पढ़ा उन्नति ने, और अभी दादा महेंद्र अजनबी जी तक आपको पहुँचना है। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत, स्वागत। आदरणीय बफतलाल जी और ललित भाई का बहुत शुक्रिया कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की। मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की। मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। मैं उन जगहों पर अपनी उंगली रखना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि कुछ बातें छूट गई हैं मंच से। ब्रज क्षेत्र में आया हूं तो मैं यहाँ कविताएं सुनाने नहीं आया हूं। मुझे बिल्कुल भी भ्रम नहीं है कि मैं कुछ आपको सुनाने आया हूं, बल्कि मुझे पता है कि मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो कविताएं सुनाने नहीं, बल्कि अपनी कविताएं पवित्र करने आया हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक घटना आपको याद दिलाता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी कि रामचरितमानस जला दी गई थी। आप लोगों को भी वो घटना याद होगी। मैं 4 पंक्तियां इस पर, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं इस पर 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भले ही आप रामचरितमानस को कुछ भी न माने, हमारे लिए तो प्राण है, हमारे पूजा के घर में रखी हुई है। यदि आप उसे धार्मिक पुस्तक मानने को तैयार नहीं है, फिर भी मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, वो कम से कम एक कवि की रचना तो है ही, और हमारा दायित्व है कि किसी कवि की रचना का अपमान नहीं होने देंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीष चाहता हूं कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। यदि आपके मन की आप बात हो तो फिर आपके हाथ खुले कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। आपकी थोड़ी सी मुझे ऊर्जा कम लग रही है, मैं फिर प्रयास करता हूं। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच पढ़ता हूं। चुनाव परिणाम आया, एक पार्टी अयोध्या में चुनाव क्या हारी, सदन में लोगों ने कह दिया कि ये अयोध्या के राजा आए हैं। बहुत मतलब मैं मथुरा में खड़ा हूं, देखिए 2 ही जन्मभूमि है, एक तो वो और एक ये। जब वहां के लिए ये कहा गया कि ये अयोध्या के राजा आए हैं, मैं नाम किसी का लेता नहीं हूं, आप इशारों में बात समझिए। मैंने उस दिन का जो पंक्तियां लिखी वो आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, जब किसी मनुष्य को अयोध्या का राजा बताया गया। अब तक की सबसे ज़्यादा आपकी तालियां मैं देखना चाहता हूं, आपका आशीष मिले कि कितनी चालें चले मंथरा,
कौशलपुर में विघटन की। कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की। भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाएं राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का। अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का ही। बड़े लोगों का आशीष मिल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बेटा। मैं, लोगों ने कहा कि तुमने राम जन्मभूमि के ऊपर तो कुछ लिखा है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं लिखा। मैं केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। मुझे पता है, और ये 2 पंक्तियां उत्तर दे देंगी, और मैं आपके अगर दिल की भावना मैंने कह दी हो तो फिर आपका आशीष मिले, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि राधे राधे श्याम मिला दे, नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दें। मैं अगली पंक्ति धीमे पढ़ूंगा, लेकिन तालियों का शोर होना चाहिए कि नटखट कान्हा चक्र सुदर्शन जिस दिन जरा हिला दे, कब्र में लेटे सब बोलेंगे राधे 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 राधे, वाह वाह वाह, बहुत खूब राधे राधे। कब्र में लेटे सब बोलेंगे राधे 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 श्याम मिला दे। बहुत अच्छा आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया है। देखो ऑपरेशन, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी जा चुकी हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, मैं अब क्या पढ़ूंगा। मैं 2 पंक्तियां बस आपके बीच पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत। बिना भेद सबको देंगे, पूरी व्याख्या यहाँ हो चुकी है मंच पर। अब मैं केवल 2 पंक्तियां ही मैं सोच रहा हूं, यही पढ़ दूं इस पर कि बिना भेद सबको देंगे जन्नत वाली हूर, कोई भेदभाव नहीं। बिना भेद सबको देंगे जन्नत वाली हूर, अब भी जारी है सेना का ऑपरेशन सिंदूर। वाह वाह वाह। अब भी, और सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई क्या लिखेगा भारत की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं केवल कि संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। संकटों को झेलकर, कौन है हम, संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। बहुत खूब। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और 4थी पंक्ति पर आपका आशीष मिले कि दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। हमी से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। बहुत खूब। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। एक कविता आपके बीच पढ़ता हूं मैं। स्वागत। मैं, मुझे लगता अभी तो है। स्वागत स्वागत। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के इस प्रांगण में मैं बैठा हूं, और मुझे लग रहा है कि अभी तक वरिष्ठ नागरिकों पर कोई पंक्ति नहीं पढ़ी गई। मैंने एक जो कविता लिखी है वृद्ध आश्रम पर लिखी है, मैं सोच रहा था क्या पढ़ूं, मैं आज वही पढ़ता हूं। हाँ, वर्धनीय वरिष्ठ हैं, क्या बात है। नहीं, वरिष्ठ तो हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जो संस्कृति, ये हमारी संस्कृति नहीं है। पहले जब मैं बचपन में छोटा था तो सुनता था या तो बड़े शहरों में होते हैं वृद्धाश्रम या फिर धार्मिक नगरियों में होते हैं, लेकिन पिछले दिनों हमारे छोटे से ग्रामीण परिवेश में, मतलब गांव में खुले
गांव में 2-3 जब खुले और सरकार के सहयोग से संचालित हैं, तो मुझे लगा कि ये जो संस्कृति हमारे घरों तक चली आई है, संस्कारों का पतन यहाँ तक हो चुका है, तो अब ये कविता नहीं है, अब ये मिशन है, आंदोलन है, ये कविता नहीं है। तो वो मिशन लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। और वहाँ अभी मैं एक कविता पढ़ने जब गया था, वहाँ से लौटने के बाद जो मैंने लिखा वो आपके बीच पढ़ता हूँ कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका, ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। वाह 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 वाह। जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। क्या बात है कि संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं, उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। क्या बात है। तालियां थोड़ी सी कमजोर है आपकी। कि जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते, खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें, ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। और वहां से लौटने के बाद जो सर्वाधिक गुस्से में मैंने पंक्ति लिखी वो आपके आंगन में मैं पढ़ना चाहता हूं। जब उन बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे औलादें ये कहती हैं कि ये जो घर की देहरी पर बड़े बूढ़े घर के बैठ जाते ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं। जिन औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिनकी आज़ादी छीनी है, उनके लिए एक पंक्ति मैंने बहुत गुस्से में लिखी। अब आपकी तालियां आशीष के लिए नहीं बल्कि उनके कान के लिए नीचे थप्पड़ की तरह महसूस हो, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और जिनकी आज़ादी छिनी है, कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आज़ादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं। एक और कुसंस्कार हमारी समाज में आ गया, लिव इन की संस्कृति चलने लगी। ये हमारी संस्कृति तो नहीं है साहब, ये कहाँ से आ गई और चलने लगी, और हम चलने भी दे रहे हैं। इस रिश्ते को क्या कहा जाता है हमारी देसी भाषा में, इस मंच की मर्यादा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सलीके से बता दूं तो आपके हाथ खोलें। और मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं वो दिल्ली में जाकर फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। करना जग में नाम था रोशन, मैं उस रिश्ते को अगर ठीक से सलीके से बता दूं तो आपके हाथ खुलें कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी आरी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। माँ की ममता पर जिस्मानी
हूँ। अद्भुत, अद्भुत। रिश्ते भारी लगते हैं, क्या कहने। एक गैरत की पट्टी ये नाखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे, जीवन खुशहाल नहीं होगा। वाह 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 वाह। उनके आंसू सूखेंगे, जीवन खुशहाल नहीं होगा। और फिर एक घटना मुझे याद आ गई, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 4 दिनों तक एक लड़की चली गई थी प्रेम विवाह करके, विधायक जी की बेटी थी। इस देश की मीडिया ने 4 दिनों तक उस पिता की पगड़ी उछाली थी। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ, इस देश की मीडिया ने उन्हें बहुत बेइज्जत किया था। आज तक एक भी मीडिया का चैनल जो उन बदतमीज औलादों के 4 दिन और 6 दिन इंटरव्यू दिखाती रही थी, आज तक एक बाइट लेने उस पिता के पास नहीं पहुंचे, और वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इस देश का संविधान आपको प्रेम विवाह की इजाजत देता है, करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी बदतमीज औलाद को अपने माँ बाप की पगड़ी उछालने का अधिकार नहीं दे सकता। और कमाल तो साहब ये था कि 4 दिन तक 6 दिन तक इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने नोएडा की फिल्म सिटी में बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो में बैठकर हमें ज्ञान दिया था और प्रेम विवाह के पक्ष में तरह तरह के समर्थन किए थे, तर्क दिए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने, काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है। सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। श्रवण कुमारों जैसे अगणित नाम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले हैं। और अपनी कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। हमारे सब घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्हें समर्पित करता हूं। स्वागत। देश को बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, अपने परिवारों को बचाना है, घरों के संस्कार बचाने हैं। तो मेरी नज़र में एक उपाय है केवल, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई है। यदि आप लोग भी सहमत हों तो फिर एक बार अपना आशीष देकर मुझे विदा कर देना। मेरी नज़र में केवल एक ही उपाय है कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, संविधान आपकी घर की देहरी के बाहर काम करता है, एक संविधान आपको अपने घर की देहरी के अंदर लागू करना है। क्या है वो पढ़ता हूँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को, पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ, संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। बहुत बहुत खूब।